अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश अपने मौक़िफ़ पर डट गया है। उनका यही फैसला है कि वो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी कि क्या बांग्लादेश भारत जाएगा नहीं जाएगा। उनकी जो डिमांड है कि उनके मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे कराएं और श्रीलंका में कराए जाएं, वो इस हवाले से भी जायज़ है कि एटमॉस्फेयर भारत में इस वक्त उनके लिए अच्छा नहीं है। शाहिद साहब, आप क्या समझते हैं? एक ये कंट्रोवर्सी पूरी शुरू हुई मुस्तफिजुर रहमान वाले इंसिडेंट पे, तो उनकी जो डिमांड है कि एक प्लेयर को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो पूरी टीम को कैसे देंगे? फिर उनके फैंस का क्या होगा, उनके सहाफ़ियों का क्या होगा? क्या आज हम बैठ के ये बात ऑनेस्टली कर सकते हैं कि उनके किसी मैच के दौरान उनकी जर्सी पहन के कोई आदमी वहाँ उनका फ़ैन उसको सेलिब्रेट करे या उनका झंडा लहराए तो उसके लिए ख़तरा नहीं होगा? बहुत ज़्यादा खतरा होगा। और फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड से सबसे बड़ी गलती हुई कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से पहले ही ऐलान कर दिया। अगर इवन उनको उनकी गवर्नमेंट की एडवाइस भी थी कि मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता से निकाल दो, टीम से IPL में मत लो, तो वो उसके ऊपर बैठ जाते थोड़े दिन, उसको इंतज़ार करते, उसको दबा देते कि हम इसका ऐलान करेंगे T20 वर्ल्ड कप के बाद या जब बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। पहले उन्होंने किया, ICC को भी इन्वॉल्व किया। अब ICC के भी डबल स्टैंडर्ड नज़र आ रहे हैं। जब भारत कहता है कि हमें सिक्योरिटी खदशात हैं पाकिस्तान जाने में, तो वो मान लेते हैं, लेकिन बांग्लादेश के सिक्योरिटी खदशात नहीं मानते, इसलिए कि वो एक छोटा मुल्क है, उसके पास पावर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ICC को बिल्कुल आइसोलेट करती हैं। ICC को बिल्कुल पता चलता है उनका कि उनके डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन साथ ही साथ मेंबर बोर्ड्स की भी बात करें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कोई भी बांग्लादेश के साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सिर्फ पाकिस्तान ने उसका साथ दिया, जो कि मायूस कुन है। 14-2 कह रहे हैं, 14-2 अब इस पे आवाजें उठनी चाहिए। बिल्कुल 14-2 की बात चल रही है। बांग्लादेशी कह रहे हैं 14-4, लेकिन 14-4 बाकी तीसरा चौथा मुल्क तो मुझे कहीं नहीं नजर आया। अच्छा, प्रॉब्लम यही है ना इसमें, मतलब इसमें किसी का क्या स्टेक लगा हुआ है? व्हाई वुड दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ सच अ सुपर पावर ऑफ क्रिकेट? उसूली मौक़िफ़ भी होता है, उसूली मौक़िफ़ के ऊपर भी डट जाते हैं। जैसे बिग 3 की बात हुई थी तो मुख्तलिफ बोर्ड डट गए थे। उन्होंने कहा नहीं, बिग 3 नहीं होना चाहिए, दूसरे मुल्कों का आप क्रेडिट ना छीने, दूसरा मुल्कों का जो शेयर है वो ना छीने। उस वक्त हुए थे। तो इस मौके पर भी बांग्लादेश का साथ देना चाहिए था। और ICC को कन्विंस करने की कोशिश करते कि अगर एक मुल्क को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनकी गवर्नमेंट एडवाइस कर रही है। और ICC के कोड में भी है कि एक टीम फोर्स्ड मेजर पे अलग हो सकती है किसी भी टूर्नामेंट से, अगर उसे गवर्नमेंट उसको बता रही है कि उसको सिक्योरिटी थ्रेट है। और उनकी गवर्नमेंट बता रही है कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट है। और ICC का जो मौक़िफ़ है कि एक लीग के मामलात इंटरनेशनल क्रिकेट में ना लाएं, तो वो लीग तो ज़ाहिर इंटरनेशनल क्रिकेट ही की तरफ जा रही है ना। इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं। अगर ये बांग्लादेश की डोमेस्टिक लीग का मामला होता या इंडिया की डोमेस्टिक एक ऐसी छोटी लीग का जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर नहीं खेल रहे होते, तो फिर बात दूसरी थी। लेकिन अमीनुल इस्लाम ने भी, जो BCB के सदर हैं, उन्होंने भी कहा कि ICC की बोर्ड मीटिंग में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली जिससे मैं शॉक हुआ हूँ। बिल्कुल सही है। इस वक्त PCB के साबिक कानूनी मुशीर और माहिर तफजुल रिजवी साहब हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब ऑप्शन क्या है बांग्लादेश के पास। तफजुल साहब, अस्सलाम वालेकुम, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश का जो मौक़िफ़ है वो उसूली तौर पे तो ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो सेंटिमेंट्स हैं भारत में वो टोटली उनके ख़िलाफ़ हैं। तो अगर वो चाहते हैं कि उनके जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो, तो इसके लिए वो आगे अब क्या कर सकते हैं? क्योंकि अब तो ये बात आ रही है कि वो नहीं होंगे तो उनके बदले में दूसरी टीम को लाया जाएगा। जी देखिए, पहली तो बात ये है कि ये वाकई बहुत हैरानकुन बात है कि इससे पहले ये ऑलरेडी मिसाल मौजूद है कि अगर कोई एक मुल्क ने ये कहा कि मैं नहीं खेलना चाहता फॉर सिक्योरिटी रीजन, तो उस मुल्क के लिए एक्सेप्शंस क्रिएट की गई और उस मुल्क को एक न्यूट्रल वेन्यू पे खिलाया गया। अब जब बांग्लादेश को यही तशवीश लाहक हुई है और बांग्लादेश ने इस पे अपना पूरा मौक़िफ़ पेश किया है, तो लिहाजा हमारी नज़र में तो ये है कि ICC को इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए था और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करना चाहिए था। बट अब चूंकि बांग्लादेश ने कह दिया कि अगर आप वर्ल्ड कप करा लीजिए, हम नहीं आ रहे, तो अब अगर इस डिसीजन पे, तो अभी तो बांग्लादेश ने इसको चैलेंज करने, आई डोंट थिंक कोई ऐलान किया कि हम चैलेंज करेंगे इस डिसीजन को। बट अगर इसके कोई रेमिफिकेशंस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे आते हैं या इससे लूज आउट ऑन मनी या उन पर कोई फाइन लगाया जाता है, कुछ किया जाता है, उस डिसीजन को वो ICC की जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, जो कि इंडिपेंडेंट बोर्ड होता है,
फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स वहां लेके जा सकते हैं और वहां ले जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर अच्छा, अभी भी बांग्लादेश के पास ये राइट मौजूद है कि चूंकि उन्होंने कह दिया कि हम नहीं आ रहे, और अगर जो टीम को चेंज किया जाएगा, स्कॉटलैंड को लाया जाएगा, उस डिसीजन को वो डीआरसी में ले जाके चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि डीआरसी के पास एक इंटरम पावर भी होती है इंटरम ऑर्डर ग्रांट करने की। तो अभी तो यही उनके सामने मौजूद है, क्योंकि बीइंग अ पार्ट मेंबर ऑफ आईसीसी दे हैव अ राइट टू रेज दिस डिस्प्यूट बिफोर द डीआरसी कमेटी ऑफ आईसीसी। यही मेरा अगला सवाल भी था कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाने के बाद उनके पास क्या चांसेस रहेंगे आपके ख्याल में? ये उनके लिए एक बेहतर रास्ता हो सकता है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, मतलब उनके पास कानूनी तौर पर क्या क्या ऑप्शंस हैं? कानूनी तौर पे सबसे पहली ऑप्शन तो डीआरसी की ही है, और सबसे पहले डीआरसी में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि डीआरसी जो है वो इंग्लिश लॉ के तहत बनती है और इंग्लिश लॉ को फॉलो करती है और इंग्लिश आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत वो चलती है। सो ये दैट इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल एज फार एज बांग्लादेश इज कंसर्न कि वो डीआरसी में ले जा सकते हैं, और डीआरसी इंटरम ऑर्डर भी इशू कर सकती है। बट ऑब्वियसली ये बहुत सीरियस मामला है, और सिर्फ इसमें आईसीसी दूसरी तरफ और जो आईसीसी के बाकी मेंबर्स भी हैं, वो चूंकि जरा इंडिया की तरफ उनका जो प्रॉब्लम ज्यादा है, तो ये एक बड़ी अपहिल बैटल होगी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए कि उन्होंने जो अपना असूली उस पर खड़े हुए हैं उसको डिफेंड करने के लिए उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बट इट सीम्स दे आर एडमेंट एंड दे हैव टेकन अ डिसीजन एंड दे विल स्टैंड बाय इट। ठीक है। तफजुल साहब, अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हाशमी बोल रहा हूँ। कुछ मीडिया में खबरें आई कि बांग्लादेश की सपोर्ट में पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर सकता है। क्या पाकिस्तान के पास वैलिड रीज़न होगा? इसलिए कि आईसीसी तो कहेगा हम तो आपको ऑलरेडी हाइब्रिड मॉडल पे श्रीलंका में खिला रहे हैं जहाँ पे कोई सिक्योरिटी फियर्स नहीं है। देखिए, ये तो बड़ा ही अस्सलाम बहुत ही जिसे कहते हैं देयर इज टू मेनी सपोजिशंस इन इट व्हिच आर इन्वॉल्व्ड। बाकी पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा कि अगर वो सॉलिडारिटी में बांग्लादेश के साथ खड़ा होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को भी फेस करने पड़ेंगे। तो ये बहुत सोच के ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को तो ऑलरेडी आईसीसी इस मामले में हमें न्यूट्रल वेन्यू प्रोवाइड कर रहा है। बट इन सॉलिडारिटी, क्योंकि एक बात जरूर है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन के एलिमेंट जरूर है बांग्लादेश के खिलाफ, तो पाकिस्तान ये स्टैंड जरूर ले सकता है कि एक फेलो मेंबर के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, लिहाजा उस डिस्क्रिमिनेशन की मौजूदगी में, क्योंकि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जब ये साफ नजर आ रहा है कि एक बोर्ड की हेजमनी है, उस हेजमनी को ब्रेक करने के लिए ये अगर कोई चीज हो रही है तो पाकिस्तान उस पर अगर सपोर्ट में आता है तो एक बड़ा ही जिसे कहते हैं दूरस्थ किस्म का डिसीजन होगा जो बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफजुल रिजवी साहब, माहिर कानून हमारे साथ थे और बांग्लादेश से और पाकिस्तान को जो भी फैसला करना है वो बहुत सोच समझ के करना है, इस पर बता रहे थे। फाइनल आपको क्या लगता है कि कब हो जाएगा? अभी हमें ये तो पता चल गया कि बांग्लादेश अपने मौकफ से नहीं हट रहा। अब आईसीसी कन्वे करेगा, आईसीसी को कन्वे करेगा बीसीबी के जी हमारी गवर्नमेंट का ये स्टांस है, फिर आईसीसी अनदर एक आध दिन मेरा ख्याल है लेगा और बताएगा आईसीसी, इसलिए कि आईसीसी भी एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब हो सकता था कि कुछ मैच अगर श्रीलंका में करा दिए जाते, एक आध मैच इंडिया में खेल के वो चले जाते, कोई तो मतलब आगे पीछे होता ना। आईसीसी भी आगे पीछे नहीं हो रहा, वो भी पीछे नहीं हो रहा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। तो अब तो यही लग रहा है कि आईसीसी ये कह देगा कि हमने जो पहले फैसला दिया था हमने एक दिन दिया, तो अब हम स्कॉटलैंड को लेके आना चाहते हैं, बांग्लादेश इज आउट। ठीक है, जैसे इसकी अपडेट आगे आएगी वो भी हम आपके साथ शेयर करें। मूविंग ऑन, बढ़ते हैं हम पीएसएल की तरफ और लाहौर कलंदर के केस के हवाले से आपको बताएं कि फवाद राना को पीएसएल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर की बागडोर दोबारा मिल गई है। लाहौर के ट्राइब्यूनल ने फवाद राना के भाइयों समीन राना, आतिफ राना का लाहौर कलंदर पर कब्जा खत्म कर दिया है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। शायद साहब, तो बॉटम लाइन इसकी है कि आतिफ राना, समीन राना को या तो इधर पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट का देना होगा कैल्को को, या फिर 2.3 बिलियन रुपीस प्लस मार्कअप वो अदा करना होगा। तो इसको कैसा देख रहे हैं, ये किस तरफ जा रही है सिचुएशन, क्योंकि अब तो अदालत का फैसला आ गया। बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है, भाइयों में इख्तिलाफात हो जाते हैं लेकिन इस हद तक चले जाएं अच्छा नहीं है। और आतिफ राना ने जिस तरह शोहरत हासिल की थी, गो के वो बेचारे हमेशा मायूस होते थे, उनकी टीम आखिरी नंबरों पर आती थी। फवाद राना वो भी बड़ा मतलब खुश होते थे, उसके बावजूद भी खुश होते थे कि मैं फिर भी मतलब लाहौर कलंदर के सपोर्ट, लाहौर कलंदर की सारे लोग उसकी सपोर्ट करते थे। और उनके एक्शंस, उनकी जो शोहरत थी, उनका जो गेटअप था, जो वो डांस करते थे, वो लोगों को बड़ा पसंद आता था। मायूसी भी होते थे, प्रेजेंस फील होती थी। ये तो देखे मानने वाली बात है कि लाहौर कलंदर को उठाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। चाहे टीम हारती थी, लेकिन रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे थे। बाद में जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो उनको लोगों ने बड़ा महसूस किया कि उनकी कमी और
बिल्कुल एकदम से सीन से गायब हो गए, तो लोगों ने चेमगोइयाँ भी हुई, सारी बातें भी हुई, पता चला कि वो शायद अपना बिजनेस लेके अलग हो गए। लेकिन अब ये अदालत का फैसला है, मायूसकुन है, इसलिए कि एक फ्रेंचाइज अच्छी है जिसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। अभी भी अगर कोई मसालेहती रास्ता निकल सकता है और तीनों बैठ के एक साथ लाहौर कलंदर के 11वें एडिशन में हो सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, और अगर नहीं हो सकता तो फिर जाहिर है अदालत का फैसला। और दूसरा ये कि फवाद राना की जो हम उनको मिस करते थे, क्योंकि जब हम देखते हैं मैचेस उनकी जो इन्वॉल्वमेंट, उनका वो उनके एक्सप्रेशंस, लोग उनको बहुत याद करते थे, तो अगर वो भी नजर आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये अच्छी चीज़ है। और पीएसएल ज़ाहिर है आगे बढ़ रही है, तो ये एक फ्रेंचाइज है जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइज है, उसका भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं सुबह से देख रहा हूँ इंडियन मीडिया ने भी इसको बड़ा इशू को उठाया है और वहाँ से भी फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनको सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, इसलिए वो इतनी ज़्यादा बात आगे तक नहीं ले जा सकते। लेकिन अभी भी अगर कोई रास्ता है ऐसा जो मसालेती रास्ता निकल सकता है तो होना चाहिए, इसलिए कि लाहौर कलंदर एक बड़ी अच्छी टीम है, 3 टाइटल्स उसने जीते हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। Glad to have you back once again to Sports Room। और पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम कल नॉकआउट गेम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। वो पाकिस्तान की अपनी नेशनल ड्यूटीज़ के लिए फौरन उनको तलब कर लिया गया है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। First of all, thank you so much Sydney Sixer to having me, and all the boys, all the coaches. I very enjoy my time here, and unfortunately I'm leave the team because of national duty. Yes, lot of things I've take back home, and especially thank you for Sydney Sixers fans. They always support here, lot of sport, lot of encourage, a lot of fun. So I very enjoy that vibe in Sydney cricket ground. जी सॉरी, ये बाबर आजम का शॉट था और बाबर आजम इसमें कह रहे थे कि बदकिस्मती से उनको वापस आना पड़ा नेशनल ड्यूटी के लिए और कितनी अच्छी मेमोरीज़ हैं उनके लिए। और इसका मेन सवाल जो है शाहिद साहब, ये नेशनल ड्यूटी अभी से था ये प्लान पहले से, या ये मार्क वॉ के कल के जुमले के बाद हुआ है? नहीं, मार्क वॉ के जुमले के बाद तो नहीं हुआ। यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लान किया होगा। ऑल्दो के सिडनी सिक्सर्स की जो रेशल हेन्स हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि हमें एक्सपेक्टेशन थी कि वो आखिर तक रुकेंगे, तो या तो एब्रप्ट किया है, लेकिन मार्क वॉ से जाहिर है नहीं है। मार्क वॉ का अपना एक ओपिनियन है। वो ओपिनियन क्या है पहले वो सुना देते हैं और उस पर फिर बात करते हैं। It's almost totally reliant on Steve Smith. Sam Curran got them out of jail in another game. He's gone. So at the moment, there's not a lot of players in form. So I'm bringing in either Hughes or Jordan Silk. Unfortunately, I'm going to have to drop Babar Azam. You know, I don't think he's done enough at the top of the order. I know he's world class, but you're thinking about winning this tournament, and so far he just hasn't done it. So I'm thinking about a new opener. शाहिद साहब, ये एडिशन के में तो कुछ ऐड तो कर नहीं पाए। इनफैक्ट पाकिस्तान की जो क्रिकेटिंग माइंडसेट है वो थोड़ा लोगों में बड़ा डिस्कस होने लगा वहाँ पे कि ये रन बॉल खेलते हैं, अपने रन के लिए खेलते हैं, चाहे रिजवान हो चाहे बाबर हो, और फिर शाहीन शाह अफरीदी की भी कोई उनके लिए भी अच्छा नहीं रहा। अगर हम देखें तो सिर्फ हारिस रऊफ, शादाब ने थोड़ा अच्छा करा, फिर वो वापस आ गए। पाकिस्तानी दोनों एक्सपोज हो गए बुरी तरह, रिजवान भी और बाबर आजम भी। और इंटरनेशनली मीडिया में भी, ऑस्ट्रेलियन फैंस में भी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स में भी ये जो मौक़िफ़ था, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि वो T20 में इतना अच्छा नहीं खेलते, तेज़ स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते, वो भी ऑस्ट्रेलिया में अब आम हो गया। बेहतर ये होता, और अब आगे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लानिंग करे कि हमारे अच्छे नए प्लेयर जैसे नाफे है, जैसे हसन नवाज है, जैसे समद है, माँ सदाकत है, इनको बिग मैच में भेजें और इनको बिग मैच में भेज के कहें कि आप इन्हें, जो आम प्लेयर को अगर आप $20,000 देते हैं, आप इन्हें $5,000 दें ताकि उनको ऑस्ट्रेलिया में खेलने का स्टाइल आए। शोल्डर्स रब करेंगे अच्छे प्लेयरों से, जॉश ब्राउन से करेंगे, स्टीव स्मिथ से करेंगे, वो बो वेबस्टर से करेंगे जिसने कल कमाल की हिटिंग की थी, उन लोगों से करेंगे, उन लोगों से इंस्पायर होंगे, उन लोगों से सीखेंगे। शायद बाबर आजम ऑल्दो के अभी इतनी एज नहीं है उसकी,
रिजवान की भी इतनी एज नहीं है, लेकिन शायद वो अब अपने आप को T20 में चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल, वो एविडेंट है, वो नजर आ रहा है। अब आप देखिए माइंडसेट की जो बात होती है, अभी अगर आपने अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस देखी हो, उसके एक इंटरव्यू में उसने कहा कि जब हैदराबाद की टीम की कप्तानी करते हुए कमिंस ने हम सबको ये कहा था कि 100 पे टीम आउट हो जाए मुझे मसला नहीं है, मुझे सारे खड़े होकर 150 बनाए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। 35 बॉल में जो कल उसने खेली 8 छक्के, 8 छक्के, कमाल के छक्के लगाया और अथॉरिटी के साथ लगाया, स्लॉगिंग नहीं है। तो हमें सीखना चाहिए, चाहे किसी से भी, चाहे सरहद पार के लोगों से सीखना चाहिए उन प्लेयरों से जो अच्छा खेलते हैं। और अब जब जाहिर है वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होने वाली है तो फिर और भी ज्यादा ये चीज तशवीशनाक नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम कहाँ हैं, दुनिया की दूसरी टीमें कहाँ हैं? मैच बिग बैश में लगे इस सीजन में, सबसे ज्यादा छक्के 37 का रिकॉर्ड लगा दिया फिन एलन ने, जो न्यूजीलैंड की टीम में होंगे। पिछले सीजन में 588 सिक्सेस थे, उसकी तरफ जा रहा है रिकॉर्ड टूटने को। तो इतने छक्के लगते हैं किसी मैच में। एक मैच में पर्थ स्कॉर्चर और ब्रिस्बेन हीट के 37 सिक्सेस लगे, बताइए, और हम कहाँ खड़े हैं? तो उसमें हम 37 अगर पूरे टूर्नामेंट में भी लगा लें तो बहुत अच्छा है। चले मूविंग ऑन। अब सवाल यही है कि पाकिस्तान की अब तक हमें नहीं पता चल रही कि क्या है। भेज तो दिए हमने इनिशियल 20, लेकिन हम अपनी 15 रुकनी स्क्वाड का अभी तक ऐलान कर रहे हैं। हो सकता है अभी आ जाए, हो सकता है कि हम शायद पहले मैच का इंतजार करें। अभी कुछ भी इस पे कंफर्म नहीं है। शायद साहब सुनने में तो आ रहा है कि हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। 25 को कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम अनाउंस होगी और 29-30 को बिल्कुल डेडलाइन पे हमारी हो जाएगी। तो एक सिलसिला स्पोर्ट्स रूम में चल रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स क्या सोचते हैं, क्या टीम होनी चाहिए। तो अजहर अली की क्या टीम है स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगी। ये अजहर अली की टीम है और इसमें साहबजादा फरहान है, साइम अयूब है, बाबर आजम है, फ़खर जमान है, मोहम्मद रिजवान है, मोहम्मद नवाज़ है, फ़हीम अशरफ है, वसीम जूनियर है, शाहीन आफरीदी को उन्होंने कप्तान बनाया है, हारिस रऊफ़ है, अबरार अहमद है, नसीम शाह है, शादाब खान है, उस्मान खान है, अब्दुल समद है। तो ये कुछ दिन पहले अजहर ने की थी, जाहिर है, लेकिन उन्होंने कहा था मेरे हिसाब से कप्तान जो है, अब बहुत देर हो गई। हाँ, कप्तान जो है वो उसकी जगह नहीं बन रही, तो शाहीन को कप्तान होना चाहिए था। क्या कहना है अजहर का? आइए वो भी सुन लेते हैं अपनी टीम के हवाले से। श्रीलंका की कंडीशंस होंगी, उसको स्पिन फ्रेंडली विकेट्स तो होती हैं, लेकिन एट टाइम्स आपने देखा होगा वहाँ पर पेस बॉलर्स भी उतने ही जो है वो करामत साबित होते हैं। फील के बाबर आजम भी इनिंग को एंकर करते हैं और फिर सलमान अली अगर एज ए कैप्टन अभी तक उस तरीके से बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं कर सके जो कि उनकी जगह जो है वो स्टैम्प कर सके प्लेइंग 11 में। तो आई फील के राइट टाइम पे राइट डिसीजन कर लेना चाहिए मेरे ख्याल में। एवरीवन कैन डिसएग्री विद मी, बट आई फील के यहाँ पर बड़े इवेंट में आपको वो प्लेयर चाहिए जो पहले परफॉर्म कर चुके हों और कोई ना कोई उनका बैकग्राउंड हो परफॉर्मेंस का। ऑल दो के एट टाइम्स कुछ प्लेयर आते हैं एक्सेप्शनली, स्पेशली इन बॉलिंग, कि वहाँ आप उन पे ज़रूर चांस ले सकते हैं, लेकिन एज ए बैटर आपके पास, हमारे पास ज़रूर एविडेंस इस तरह होना चाहिए कि स्पेशली प्लेइंग इन टॉप 4 तो आपको वो चाहिए एक्सपीरियंस जो परफॉर्मेंस का। ये थे अजहर अली और वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि उनकी टीम कैसी है। काफ़ी दिन पहले उन्होंने किया था तो उनको ये आइडिया नहीं था कि अब कप्तान चेंज नहीं हो सकता, और अब कप्तान चेंज होना भी टीम के लिए भी नुकसानदेह था और नए कप्तान जो भी आता उसके लिए भी नुकसानदेह था। एक चीज़ जो गर्दिश कर रही थी और मैंने कंफर्म की कि हारिस रऊफ़ 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। मेरे लिए थोड़ी सरप्राइजिंग है, इसलिए कि जिस तरह अभी बिग बैश में उसने परफॉर्म किया है। लेकिन माइक हैसन का ख्याल है कि उन्होंने एशिया कप के फाइनल में जो बॉलिंग की थी फाइनल में 15वें ओवर में 17 रन दिए थे और 2-3 इंसिडेंट और भी पहले हो चुके थे। यूएसए वाले मैच में हो चुके थे, बड़े मैचों में हुए। तो माइक हैसन का ये ख्याल है कि हारिस रऊफ़, और उन्होंने हारिस रऊफ़ को कन्वे कर दिया है। इसका मतलब है कि अब जो टाई होगी सलमान मिर्जा और वसीम जूनियर के दरमियान होगी उस फाइनल स्पॉट के लिए जो हारिस रऊफ़ की जगह क्रिएट होगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। बासित अली की टीम क्या है? आप सबके जाने पहचाने हमारे एक्सपर्ट बासित भाई की टीम जो है वो स्क्रीन पर आ रही है। साहबजादा फरहान, साइम अयूब, बाबर आजम, सलमान अली आगा, ख्वाजा नाफे, फ़खर जमान, उस्मान खान, सलमान मिर्ज़ा, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद, शादाब खान और हारिस रऊफ़, ये बासित अली की टीम है। बासित भाई अपनी टीम को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल सब आपको पता है अपनी अपनी टीम बना रहे हैं वर्ल्ड कप के हवाले से, क्योंकि वर्ल्ड कप में अब दिन बहुत थोड़े रह गए।
तो मैंने कहा कि आज मैं भी आपके साथ अपनी पाकिस्तान की टीम शेयर करता हूँ। ये मेरी टीम है, माइट बी इसकी जो जॉब है वो तो सिलेक्टर्स और माइक हैसन बनाएंगे, लेकिन बासित अली की क्या टीम है ये आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरे दो ओपनर साहबजादा फरहान और साइम अयूब, ये दोनों ओपनर हैं। नंबर 3 पे ओबियस चॉइस है इस टाइम पे बाबर आजम। फॉर्म अच्छी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन श्रीलंका की कंडीशन को जहन में रखते हुए मैंने बाबर आजम को रखा है, क्योंकि इस टीम में एक ऐसा बैटर चाहिए जो 120-125 की स्ट्राइक रेट से एंड तक खेले और बाकी वाले उसके पिच पे रहने का फ़ायदा उठाएं। नंबर 4 पे जी कप्तान सलमान अली आगा। नंबर 5 पे मैंने जिसको रखा है सरप्राइज पैकेज है, क्योंकि वो एक ही मैच खेला है, उसका नाम है नाफे, और जो उसने इम्पैक्ट डाला है उस नंबर पे, मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा फील होता है कि हमारे यहाँ जितने भी विकेट कीपर हैं एक्सेप्ट रिजवान के, सब एक जैसे हैं। तो आई गो विद नाफे कि वो अच्छी हिटें मार लेता है और इम्प्रोवाइज करना उसको अच्छा आता है। नंबर 6 पे शादाब खान, बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, बैट्समैन तो वो है ही अच्छा, और साथ में फील्डर बहुत ब्रिलियंट है। नंबर 7 पे फ़खर जमान, नंबर 8 पे राना फ़हीम अशरफ, नंबर 9 पे नवाज, नंबर 10 पे ये बासित भाई की टीम थी। हमने आपको ग्राफिक भी दिखाई। ग्राफिक एक बार फिर अगर स्क्रीन पर आ जाए तो एक बार फिर पता चल जाएगा लोगों को कि बासित भाई की टीम क्या थी। इसी पर हम आगे आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे, और भी एक्सपर्ट्स की टीम जब तक अनाउंस नहीं होती तब तक हम शेयर करते रहेंगे। शाहिद साहब स्टूडियो में हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।